नमस्कार मित्रों को फिर से आप सभी का देखो हार्दिक स्वागत है। एक लंबे टाइम के बाद मैं फिर से आप सभी के सामने यहाँ पर उपस्थित हूँ और आज हम लोग देखो बात करेंगे कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस की, यानी जो संधारित्र है वो क्या होता है और जो धारिता होती है वो क्या होती है। याद रखिए, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, आप लोग बार बार कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछते हो कि क्या यूपी बोर्ड से हम हैं एमपी बोर्ड से हम लोग हैं तो क्या हम लोग उसको पढ़ सकते हैं, बिहार बोर्ड से हम लोग उसको पढ़ सकते हैं। बिल्कुल आप लोग पढ़ सकते हो। देखो एनसीईआरटी और आरबीएससी दोनों को जो कंबाइंड एक ही वे के अंदर, जैसे कि आपने पहले भी देखा होगा जब क्लास 10th की बोर्ड की जो वीडियोस मैंने डाली थी तो उस टाइम भी मैंने आपको कहा था कि आरबीएससी और सीबीएसई दोनों बोर्ड्स को एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे मैं लेके चल रहा हूँ। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये जो कोर्स है क्लास 12 फिजिक्स के लिए, ये भी दोनों ही बोर्ड्स के लिए मैं बिल्कुल छांट के जहाँ कहीं भी चेंजेस होगा, देखो लगभग एकदम से सिमिलर है आपका पूरा सिलेबस। बस फर्क इतना सा कर दिया कि जहाँ आरबीएससी बोर्ड ने इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को 4 चैप्टर के अंदर अलग अलग डिवाइड कर दिया, वहाँ सीबीएसई बोर्ड ने इनको 2 चैप्टर्स के अंदर डिवाइड करके रख रखा है। बस इतना सा अंतर है, बाकी टॉपिक बिल्कुल हूबहू एकदम सेम टू सेम है। जहाँ कहीं पे भी माइनर सा भी चूंकि चेंज अगर होगा तो वो मैं आपको यहाँ पर बोर्ड पर बड़ी डिटेल से बताऊंगा। अब देखो आज किस टॉपिक की बात करते हैं, बड़ा शानदार सा टॉपिक है और बहुत क्लियर आसानी से होने वाला टॉपिक है। देखो सबसे पहले इसमें मैंने बाद में जरूर लिखा हालांकि कैपेसिटेंस को, लेकिन हम इसको पहले समझेंगे, उसके बाद हम लोग लौट के आएंगे कैपेसिटर के ऊपर। तो कैपेसिटेंस क्या है, जो धारिता है वो क्या है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। 2 मिनट के अंदर आपको क्लियर करने की मैं कोशिश करता हूँ। सबके घरों के अंदर जो छत होती है उसके ऊपर हम लोग पानी की टंकी रखते हैं, सभी रखते हैं, जाहिर सी बात है। फिर चाहे वो बाथरूम के ऊपर हम लोग रखें या फिर किचन के लिए अलग से उसको रखें या पीने के पानी के लिए हम लोग टंकी रखें, हम लोग रखते हैं उसको टैंक वाटर का। अब देखना, जब हम वो टंकी खरीदने के लिए बाजार जाते हैं या उस शॉप पे जाते हैं जहाँ पे वो टंकियाँ मिलती है, तो हम जाकर क्या कहते हैं, भाई साहब हमें एक ऐसी टंकी दो जिसके अंदर 500 लीटर पानी आ जाए, या हमें एक ऐसी इतनी बड़ी टंकी चाहिए जिसमें 1000 लीटर पानी आ जाए। अब ये 500 लीटर या 1000 लीटर क्या चीज़ है? हम ये चाहते हैं कि हम इतनी बड़ी टंकी लेकर आ जाए जिसके अंदर हम लोग 500 लीटर अगर पानी डालें तो वो 500 लीटर पानी आ जाए और हम उसको स्टोर करके रख लें। यही हमारी डिमांड होती है, जाहिर तौर पे ये हमारी डिमांड होती है। अब देखना वहाँ पर मैं इस चीज़ को कैसे जोड़ने की आपसे कोशिश करता हूँ, चूँकि मैंने शुरुआत के अंदर कह दिया था हर एक हमारा जो टॉपिक होगा वो किसी न किसी हमारे दैनिक जीवन के विषय से जुड़ा हुआ होगा और मैं उसको पूरी तरीके से जोड़ के आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। अब देखना, वो जो टंकी है जिसके अंदर हम लोगों ने पानी की बात करी कि भाई 500 लीटर पानी अगर इस टंकी में आ जाए तो हमारी वाह वाह हो जाए, मतलब 2 दिन अगर पानी नहीं भी आए तो हम कम से कम 500 लीटर पानी से हमारे दैनिक दिनचर्या के जो काम है उनको निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। अब देखना, वो जो 500 लीटर है उस टंकी के लिए क्या है, उस टंकी की धारण करने की क्षमता है। आप एक गिलास के अंदर 500 लीटर पानी नहीं डाल सकते, आप डाल तो सकते, आपको सर मैं तो डाल दूँ, मैं तो बहुत होशियार हूँ, लेकिन बेटा जब आप लोग डालोगे तो पानी जितना गिलास के अंदर आना चाहिए उतना तो आ गया, बाकी का पानी तो बाहर जाएगा। तो 500 लीटर पानी आप वेस्ट कर दो, उस गिलास के अंदर तो 250 ml पानी आएगा ओनली, बाकी का जो 500 में से 499.95 जो लीटर पानी है वो तो आपका व्यर्थ ही चला गया ना। तो ऐसा अपन को कोई काम नहीं करना। अब देखना, उस टंकी की धारण करने की क्षमता को हमने क्या कहा, उसकी धारिता कहा। सेम टू सेम बात हम हमारे यहाँ इस चैप्टर के अंदर अप्लाई करेंगे। जिस प्रकार टंकी के धारण करने की जो क्षमता होती है उसको हम लोग लीटर में मापते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर हम चूंकि देखो चालकों की बात करें इस चैप्टर के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम लोग चालक वस्तुओं पर आवेशों को देने की बात कर रहे हैं। तो जिस प्रकार हमने टंकी के अंदर पानी भरा, अरे ठीक उसी प्रकार से हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कोई चालक होगा उसको आवेश देंगे और वो जो चालक है कितने आवेश अपने अंदर समाहित कर सकता है, कितने आवेश वो ग्रहण कर सकता है, उसी चीज को हम उस चालक की कह देंगे बेटा धारिता। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नया नहीं हमने देखा, जो हमारे दैनिक जीवन से एक एग्जाम्पल था उसको उठाकर मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दिया। तो आज के बाद अगर आपसे कोई धारिता के संदर्भ में पूछे कि भाई धारिता क्या चीज़ होती है, यार हो सकता है बहुत हार्ड टॉपिक हो, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको सिंपली इसको बताना है, बेटा देख तेरी पानी की टंकी देखी भी, वो कहेगा हाँ मेरी देखी है। टंकी के अंदर पानी आ सकता है, वो कहेगा बिल्कुल आ सकता है। कितना आ सकता है, वो कहेगा भाई जितने उसकी क्षमता उतना आ सकता है। तो आप उसको कहना अरे मूर्ख प्राणी, वो जो क्षमता है उसी को तो उसकी धारिता कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से जितने भी चालक वस्तुएं होते हैं, जैसे ये जो मेरे बोर्ड की साइड ये जो आपको फ्रेम दिख रही है ये एल्यूमिनियम की बनी हुई है और एल्यूमिनियम एक मेटल है और चालक धातु है, तो इसकी कोई ना कोई धारिता होगी। क्यों? क्योंकि ये क्या कर सकता है, धारा का चालन कर सकता है। अब देखना, ये जो धारा का चूंकि चालन कर सकता है, तो चूंकि जब मैं इसको आवेश दूंगा तो बड़े आराम से आवेश को ग्रहण कर लेगा। अब जितने आवेश ये ग्रहण अपने अंदर कर पाएगा, उसी क्षमता को, उसी मात्रा को हम क्या कह देंगे, इस एल्यूमिनियम की पट्टी द्वारा ग्रहण किए गए आवेश की मात्रा को कह देंगे अपन इसकी धारिता। अब देखना,
इसको अगर हम एग्ज़ाम में ऐसे लिख कर आएंगे तब तो भैया बात जमेगी नहीं, फिजिक्स के नज़रिए से बात हुई नहीं। हमें स्टैंडर्ड लेवल पे जाके पढ़ना है, क्योंकि हमें एग्जाम्स के अंदर इसको राइट डाउन करना है। अब देखना, इसकी एक डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई, जो कि आपको हमेशा याद रखनी है और हमेशा आपको याद रहेगी भी, ये मैं दावा करता हूँ। और अगर आपको ये दावा मेरा सत्य लगता हो तो लाइक का जो बटन है उसको दबाने से बिल्कुल शंका ना मत। जितने ज़्यादा आप लोग लाइक करोगे उतनी ज़्यादा अच्छी वीडियो जो है वो आपके लिए लेकर आऊँगा। अच्छा, आज की वीडियो की एक खास बात बताऊँ, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ प्रैक्टिकली भी दिखाने वाला हूँ, यानी बड़ी शानदार जो वीडियो ये आगे चल के होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक है ना ज़रूर से देखना, रियल में कुछ आपको प्रैक्टिकली कुछ दिखाने वाला हूँ आज। अब देखना, एक डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई, किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता उस चालक की धारिता कहलाती है। इसमें किसी को कोई शंका नहीं है, कोई दो राय नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एक और डेफिनेशन। अब देखना, आप अभी भी मैंने आपको बताया, आप आवेश दे रहे हो, किसको दे रहे हो? चालक को दे रहे हो। जैसे मैं बात करूँ, एल्यूमिनियम की पट्टी है, चालक है। दुनिया की कोई भी वस्तु आप ले लो, हर वस्तु जो धातु है, हर वस्तु नहीं मतलब जो भी आप धातु लेना चाहो वो धातु लेनी है आपको। धातु की खास बात क्या है? वो चालक होती है। और चालक क्यों होती है? पहली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था, क्योंकि उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति होती है। पिछली शायद 1 या 2 वीडियो पहले मैंने आपको मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बात करी थी, बड़ी शानदार एक स्टोरी के माध्यम से मैंने आपसे बात करी थी। तो उस स्टोरी को अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर आप पीछे वीडियोज़ में जाकर उसको देखना। अब देखना, चूंकि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये पहले से उस धातु के अंदर पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि धातु चालक है, और जब तक मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं उसके पास, तब तक वो धातु चालक कहलाएगी नहीं। अब चूंकि उस धातु के पास पहले से बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, अब जब हम उसको ऊपर से और इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या होगा, मेरे को बताना बेटा। देखना, ये मान ले कोई धातु की प्लेट है, ठीक है, चालक है, धातु की प्लेट है, चालक है। इसका मतलब क्या है? इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है? उपस्थित है। मान लिया इसके अंदर इतने सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे क्या करना है? इस चालक को आवेश देना है। अब मान लो मैं इसको जब आवेश दे रहा हूँ, सपोज करते मैं इसको ऋण आवेश दे रहा हूँ, तो मुझे एक बात बताना कि जो इलेक्ट्रॉन पहले से इसके ऊपर है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इन पर कैसा आवेश है? जाहिर सी बात है नेगेटिव चार्ज है, यानी ऋणावेशित है। अब जब मैं इसको और ऋणावेश देने लगूंगा तो ये क्या कहेंगे? नहीं बेटा, हम तो पहले से बैठे हैं, तो क्यों हमारे अंदर घुस रहा है? यानी ये ऋणावेश, मैं जो ऋणावेश दूंगा उनको प्रतिकर्षित करेंगे, दूर हटाएंगे। लेकिन हम तो बोछड़े हैं अभी, है ना, हमें तो कुचलने करने की आदत है। तो हम क्या कहेंगे? नहीं बेटा, तेरे को इलेक्ट्रॉन या जो आपके ऋणावेश है वो तो तेरे को लेने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे? इसके ऊपर दबाव बना के उसको ऋणावेश देंगे। अब जब इसको ऋणावेश देंगे तो ये तो बेचारा क्या कर सकता है भाई हमारे आगे, तो इसको तो ऋणावेश वो लेने पड़ेंगे। तो जब ये ऋणावेश उनको ग्रहण करेगा तो इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा? हमें काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये तो उन ऋणावेश का विरोध कर रहा है और हम बिना मतलब में इसको देने जा रहे हैं। तो हम जब इसको देने जा रहे हैं तो देखो भाई थोड़ा सा रोएगा। अब छोटा सा बच्चा होता है कोई, तो बच्चे से अपन को कोई चीज़ लेनी होती है, बच्चा जल्दी से देता नहीं। आजकल मोबाइल का काफ़ी क्रेज़ हो रहा है बच्चों के पास में। तो अगर मैं अपना गलती से फ़ोन किसी बच्चे को दे दूँ और वो बच्चा उस फ़ोन से खेलने लग जाए और मुझे वो मेरा फ़ोन वापस लेना हो, तो मुझे वो आसानी से नहीं देगा, वो बहुत रोएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके ऊपर एक काम करना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से जब मैं इस धातु की प्लेट को अदर ऋणावेश दूंगा तो मुझे इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और जो हम काम करते हैं, हमेशा ध्यान रखना, मैंने पहले भी आपको बताया था, शायद 3 या 4 वीडियो पहले की बात है, पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब भी हम इसके ऊपर कोई काम करते हैं, काम करने का मतलब क्या है? इसके हम लोग विभव में परिवर्तन करते हैं। काम करने का मतलब क्या है? इसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होना। और स्थितिज ऊर्जा को ही हमने रिप्रेजेंट किया था विभव से। पीछे वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको उसको डिटेल से बता रखा है। तो जब हमने कहा कि इसको मैं क्या दे रहा हूँ? आवेश दे रहा हूँ। आवेश को तो भैया हम लोग क्यू से दर्शाते हैं। और हमें क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। ये किया गया काम इसकी स्थितिज ऊर्जा होती है और उसी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं? विभवांतर या वी बोलते हैं। तो मैंने क्या कह दिया? यहाँ पे लिखा वी, यहाँ पे लिखा क्यू। जितने आवेश मैं उसको दूंगा उतना मुझे करना पड़ेगा काम। जितना मैं काम करूंगा उतना ही क्या होगा? विभवांतर का मान। यानी क्यू जितना ज्यादा वी उतना ज्यादा, क्यू जितना कम वी उतना कम, अर्थात दोनों एक दूसरे के क्या है? समानुपाती है। यहाँ से देखो परिभाषा निकाल रहा हूँ मैं, बहुत शानदार वीडियो होने वाली है। एक एक चीज़ को आप लोग समझते हुए चलना। अगर मेरी बोलने की स्पीड आपको थोड़ी तेज़ लग रही है तो यूट्यूब आपको एक ऑप्शन देता है, ऊपर 3 बिंदियाँ हैं, उन पर आप क्लिक करोगे तो नीचे की स्पीड का ऑप्शन आता है बीचों बीच, जो बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल पे होता है। आप उसको कम कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो। अगर आपको मेरी बोलने की गति थोड़ी धीरे लग रही है तो आप उसको बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या निष्कर्ष आपके सामने प्रस्तुत कर दिया कि जो आपके आवेश हैं, जितने ज़्यादा हम आवेश देंगे v का मान भी उतना ही ज़्यादा होगा, अर्थात दोनों एक दूसरे क्या होंगे? समानुपाती होंगे। अब देखना,
फिजिक्स में आप लोगों को सबको पता है, जो बच्चे क्लास 10th में मेरे से पढ़े हुए उनको तो पता है ही है, जो 12th में लगातार जो क्लासेस ले रहे हैं उनको सबको पता है, जब भी हम समानुपाती का निशान बीच में से हटाते हैं तो हमेशा एक तो आता है बराबर का निशान और एक आता है कांस्टेंट। हमेशा ये रूल होगा फॉलो, एक तो आ गया बराबर का निशान, एक आएगा देखो यहाँ पर कांस्टेंट, कांस्टेंट के रूप में यहाँ पर है सी, कैपिटल सी यहाँ पर कांस्टेंट के रूप में आ गया। अब बात आई ये कैपिटल सी आखिरकार है क्या, गाली नहीं हो, ठीक है, कई होशियार बच्चे भी ना हमारे। तो देखो Q बराबर CV एक बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष हम सबके सामने यहाँ पर निकलकर प्रस्तुत हुआ है। Q बराबर CV, यहाँ पर देखो जो Q आपके जो C है, ये C निकल कर आया है आपका समानुपाती स्थिरांक। जो C है ये आपका है, जो आपका ये ना प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जिसको हम लोग बोलते हैं वो है। इस C को ही हम लोग क्या बोलते हैं, चालक की धारिता। अब ये धारिता क्या है, ये वही धारिता है जो मैंने टंकी का एग्जांपल आपको शुरू में दिया था। टंकी द्वारा जल ग्रहण करने की क्षमता उसकी धारिता कहलाती है। ठीक उसी प्रकार किसी भी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता क्या कहलाती है, धारिता। ये परिभाषा कौन सी थी जो इससे पहले मैंने आपको बताई थी, लेकिन अब चूंकि हम एक नई परिभाषा यहाँ से निकालने जा रहे हैं तो इस परिभाषा को देखो गौर से सुनना। यहाँ पर सी क्या चीज है, धारिता। अब धारिता है, इसकी परिभाषा हमें चाहिए, तो इसके लिए क्या जरूरी है, हमें यहाँ से धारिता सी का फॉर्मूला मिल जाए। और आप सारे के सारे मेरे विद्वान साथी गणित में धुरंधर है, तो आप इस सी का जब यहाँ से मान प्राप्त करेंगे तो C का आपको जो मान है वो यहाँ से मिलेगा, C बराबर ये Q तो यहाँ पर है ही, हम लोग क्या कर देंगे, इस V का पक्षांतरण कर देंगे। चूंकि V यहाँ पर गुणा में तो इधर आके भाग में आएगा, तो C बराबर Q अपॉन V, और ये हमारे को मिल गया धारिता C का सूत्र। अब मुझे बताना क्या आप यहाँ से धारिता की परिभाषा बता सकते हो? बहुत आसान है। कैसे, देखना, अगर यहाँ पर मैं नीचे वाले इस V का मान 1 वोल्ट कर दूँ, जो V है ना विभवांतर, इस विभवांतर V का मान अगर मैं यहाँ पे रख दूँ V बराबर 1 वोल्ट, तो जैसे मैं V का मान 1 रखूंगा वैसे जो फॉर्मूला है ये क्या बन गया, C बराबर ओनली Q, क्योंकि Q के बट्टा में तो 1 आ गया और 1 को आप लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क उससे पड़ना नहीं है, तो यानी C बराबर Q आ गया। अब सुनना मेरे विद्वान साथियों, उसकी परिभाषा कितनी शानदार तरीके से निकल कर आई है कि किसी चालक का विभव 1 वोल्ट बढ़ाने पर या किसी चालक के विभव में 1 वोल्ट की कमी या वृद्धि करने पर, या हम इसको इन शॉर्ट बोल सकते हैं परिवर्तन करने पे, चेंजेस करने पे, किसी भी चालक के विभव में 1 वोल्ट का परिवर्तन करने पर उसको जो दिया, उस पर जो आवेश की मात्रा होती है वही क्या कहलाती है, उसकी धारिता कहलाती है। बड़े शानदार तरीके से मैं आपको उसके रिटर्न जो नोट्स है वो भी अवेलेबल चूंकि करवाऊंगा, तो आप वहां पर इसकी शानदार तरीके से डेफिनेशन समझ सकते हैं। यहाँ पर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा कि ये चीज़ हम लोग निकाल कर कहाँ से लेकर आए हैं, क्योंकि अधिकतर टीचर्स होते हैं जो सीधा आपको रटवाते हैं कि Q समानुपाती V होता है। अरे होता क्यों है ये तो बताओ। तो ये आपको सामने मैंने यहाँ पर इस चीज़ को प्रस्तुत कर दिया। दोबारा सुनना इस परिभाषा को कि किसी चालक के विभवांतर में 1 वोल्ट का परिवर्तन करने पर उस चालक पर उपस्थित आवेश की मात्रा ही उसकी धारिता, उसकी कैपेसिटेंस कहलाती है। तो मित्रों अभी भी हमने देखो जाना धारिता के बारे में, धारिता क्या होती है उसका सूत्र हमने देखा। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो है उसका मात्रक। देखो मात्रक को मैंने पिछले स्लाइड या पिछले बोर्ड के ऊपर इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये एक अहम रोल आपके अदा करेगा, और इसीलिए इसको मैं एक अलग बोर्ड पे, मतलब फ्रेश जगह पे इसको बताने जा रहा हूँ। देखिए ना, धारिता का जो फॉर्मूला था अभी भी हमने देखा, C इक्वल्स टू क्या था, Q अपॉन V था। अब आप सभी जानते हो मात्रक क्या यूनिट जो है वो कैसे हम लोग निकालते हैं। मैंने आप सबको देखो सिखा रखा है, रटाया मैंने वो कुछ भी नहीं था, मैंने आपको हर एक चीज़ निकालने सिखाई थी कि जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे खुद ब खुद। तो यहाँ से आप सबको पता है Q क्या चीज़ है, आवेश है, और आवेश का मात्रक आप सभी लोग जानते हो बड़े आराम से, क्या होता है, कूलाम। और इसी के साथ जो आपके नीचे V है, वोल्टेज है, या वोल्टेज डिफरेंस में बात करूँ या विभवांतर में अगर इसको बोल लूँ तो इसका मात्रक आप सभी जानते हैं क्या होता है, वोल्ट होता है, जिसको हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी आपकी जो धारिता है, कैपेसिटेंस है, इसका मात्रक क्या आ गया, कूलाम प्रति वोल्ट आ गया। ये इसका है आपके SI मात्रक। अच्छा, इसके अलावा ये आप इसको दूसरा जो नाम है जिस मात्रक से, जिस नाम से इसके मात्रक को जानते हैं वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से प्रश्न बनता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कूलाम पर वोल्ट तो कोई भी देखते बता देगा, लेकिन धारिता का जो असली मात्रक आपको ध्यान में रखना है वो क्या है, वो है फैरेड, जिसको हम कैपिटल F से करते हैं रिप्रेजेंट। ध्यान रखना, फैराडे अलग है, फैरेड अलग है। फैराडे हम लोग आगे पढ़ेंगे, फिलहाल बात करें हम लोग फैरेड की। और धारिता का जो मात्रक है ना वो क्या है, फैरेड होता है। अब इस फैरेड पर ही आपको एक क्वेश्चन आता है, क्या आता है, थोड़ा सा आगे उसको हम लोग जाके डिस्कस करेंगे। तो पहले हमने ये चीज़ देखी कि जो धारिता होती है उसका मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति वोल्ट या फिर फैरेड।
अब फेरेड जो होता है ना असल में बहुत बड़ा मात्रक होता है, इतना बड़ा कि जनरली हम जो इक्विपमेंट्स काम में लेते हैं, हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स होते हैं हमारे, उनके अंदर एक फेरेड जो धारिता बहुत बड़ी होती है। इतनी बड़ी धारिता का हम कोई भी संधारित्र वहाँ पर यूज़ नहीं करते। अभी हम जो बात करें संधारित्र की, तब इसको और अच्छे से मैं क्लियर करूँगा। देखो मैंने आपको शुरू में कहा था ना प्रैक्टिकली हम लोग इसको समझेंगे, तो ये देखना प्रैक्टिकल समझाने के लिए मैं आप लोगों के लिए एक कैपेसिटर लेकर आया हूँ। इसको हम लोग खोलेंगे, अंदर से इसको देखेंगे इससे अंदर होता क्या है, इसको यूज़ कैसे करते हैं और इसकी उपयोगिता क्या है, सब कुछ देखो हम लोग डिटेल से बात करें। हम लोग कहते हैं ना पंखे का सेल खराब हो गया, ऐसा सा होता है। इसको देखो सेल कहना गलत भी नहीं है लेकिन सही भी नहीं है। किस प्रकार से हम इसको काम में लेते हैं, इसका क्या यूज़ होता है, इसको भी हम लोग देखेंगे। सबसे बड़ी बात प्रैक्टिकली बताऊंगा आपको इसके अंदर होता क्या है, इसको हम लोग खोल के जानेंगे तो बहुत शानदार इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, लास्ट तक आपको ज़रूर देखनी है। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको चूंकि कहा फेरेड तो भाई बहुत बड़ा मात्रक है, अब इतना बड़ा मात्रक है तो हमारे क्या काम का, सही बात है कोई काम का नहीं है, तो इसलिए हमें छोटे मात्रक इसके काम में लेने पड़ते हैं। तो छोटे मात्रक कैसे, जैसे मैं बात करूँ मिली फेरेड की, तो मिली फेरेड आप सभी जानते हो, मिली का मतलब क्या होता है 10⁻⁻3, तो 10⁻³ फेरेड हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। इसके बाद मैं बात करूँ जैसे माइक्रो फेरेड की, तो अभी आपके सामने मैं कैपेसिटर देखो लेके आया था ना, इस कैपेसिटर के ऊपर देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है 4 माइक्रो फेरेड। हो सकता है आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा हो, मैं इसकी इमेज जो है वो डाल दूंगा ताकि आप इसको डिटेल से आराम से देख पाओ। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, तो ये जो माइक्रो फेरेड होता है 10⁻⁻6 फेरेड के बराबर होता है। इसके अलावा मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, आप जो चाहो उसको यूज़ कर सकते हो। यानी ये क्या है, धारिता के छोटे मात्रक जिनको व्यवहारिक रूप से हम लोग क्या यूज़ करते हैं। हो गया इतना, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखना आपके बुक के अंदर एक टॉपिक दे रखा है, चाहे फिर वो आरबीयू से चाहे फिर वो सीबीयू से, दोनों के सेम है, कॉमन है, वो देखते हैं पहले, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट यहाँ से निष्कर्ष निकल के आ रहा है। उसके बाद जिस क्वेश्चन की मैं आपसे बात कर रहा था कि दोनों बोर्ड्स के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग आने की संभावना बनी रहती है, उस क्वेश्चन की हम लोग बात करें, एक तरीके का न्यूमेरिकल है वो, ठीक है। अब जो टॉपिक है जिसकी मैं बात कर रहा था वो ये है कि आपके पास कोई एक चालक आवेशित गोला है, इस गोले की धारिता कैसे ज्ञात करेंगे। असल में एक छोटा सा डेरिवेशन है जो कि किसी गोलीय चालक की धारिता ज्ञात करने के लिए हम लोग व्युत्पत्ति करेंगे। तो आप सभी जानते हो, मान लिया कोई गोला है तो इसकी कोई ना कोई क्या होगी, त्रिज्या, यानी इसकी रेडियस होगी। मान लिया इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, r है। अब चूंकि हम लोग जानते हैं, हमने पिछले वाली वीडियोस के अंदर बात करी थी कि किसी गोले के केंद्र से r दूरी, यानी इसकी जो त्रिज्या है, किसी गोले के त्रिज्या पर विभव का मान जो है वो कितना होता है, हम सभी लोग पढ़ के आए, v बराबर होता है kq/r, सभी पढ़ कर आए हैं, इसमें कोई किसी को शंका होनी नहीं चाहिए। अब देखना, इसको मैं अगर देता हूँ समीकरण नंबर 1 और पीछे वाला हमारा फॉर्मूला अगर देखता हूँ तो उस फॉर्मूले के अंदर हमें एक चीज़ दिखाई देती है, क्या, q बराबर यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, cv मेरे को मिलेगा। देखते हैं कैसे। जैसे मैं यहाँ पे, या फिर आप एक काम करो ना, ये जो v है ना, इस v का मान इसके अंदर रख दो और भी ज़्यादा सिंपल हो जाए, क्योंकि हमें निकालने तो फाइनली क्या है, धारिता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो आपके समीकरण 1 से v का मान है वो हमारे धारिता वाले सूत्र के अंदर रख देंगे। हमारा धारिता वाला सूत्र क्या है, c बराबर q/v था ना, तो इस v की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, ये v का मान रख रहा हूँ, तो v का मान क्या आ गया, kq, और आप सभी जानते हो इसके बट्टा में r आएगा। तो जब भी किसी बट्टा के बट्टा में कुछ भी आता है तो उसको हम लोग पलट देते हैं। पिछले वाली वीडियो के अंदर हमने ऐसी बातें की भी हैं, अगर आपको याद हो तो जैसे मैं इसको पलटूंगा तो जो ये नीचे वाला r है कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। अब आप सारे के सारे गणित के धुरंधर हो, विद्वान हो, तो q से तो q आपने काट दिया। चूंकि k का मान मैंने आप सभी को बताया था, या तो आप k का मान ध्यान में रखना, ये तो आपको रखना है न्यूमेरिकल के लिए, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। इसके अलावा k का जो पूरा मान होता है वो क्या होता है, k बराबर 1/4πε0। जैसे मैं k का ये मान 1/4πε0 रखूँगा तो देखना क्या आएगा, बट्टा के बट्टा में बट्टा आएगा ना, क्योंकि देखो 1/4πε0 है। जैसे मैं k का मान यहाँ पे रखूँगा तो जो नीचे वाला 4πε0 है वो उलट कर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और हमारे पास c का जो फाइनल मान है वो मिलेगा 4πε0 और ये वाला r। ये आ गया हमारे पास किसी भी गोलीय चालक के कारण उसकी धारिता का जो सूत्र है वो, यानी एक छोटा सा डेरिवेशन था। डेरिवेशन क्या कह रहा था, मान लिया हमारे पास कोई r त्रिज्या का कोई चालक गोला है जिसके लिए हमें धारिता का मान ज्ञात करना है। चूंकि हम लोग जानते हैं v का मान क्या होता है, kq/r, पहले वाली वीडियो में हमने इसको डिटेल से समझा था, तो कोई दिक्कत किसी को आई नहीं होगी। अब चूंकि धारिता का हमारा जो सूत्र है वो कहता है c बराबर q/v, तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, जनरली इस v का मान यहाँ पे पुट किया
पुट करने के बाद हमने इस फॉर्मूले को प्राप्त कर लिया, जहाँ k का मान क्या था 1/4 एप्सिलॉन नॉट था। ये जो हमारा फाइनल उत्तर आया है, अब इससे रिलेट करेगा हमारा आने वाला अगला प्रश्न। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको पूरी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो मैं आगे फटाफट बढ़ता हूँ। और ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था, क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। सिद्ध करें 1 फैरेड धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है। दूसरे शब्दों में यही प्रश्न देखो रिपीट होकर आता है, सिद्ध करो पृथ्वी की धारिता 1 फैरेड भी नहीं होती, यानी पृथ्वी की धारिता ज्ञात करो। ऐसा प्रश्न आया हुआ भी है, पृथ्वी की धारिता कितनी होती है ज्ञात करो। तो हम अभी देखो फाइनली इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं। फटाफट मैं बोर्ड करता हूँ साफ। तो देखो शुरू करते हैं। देखो जो नीचे वाला फॉर्मूला था मैंने इसको मिटाया नहीं, क्योंकि ये फॉर्मूला हम अभी भी काम में लेंगे। देखो बात करूँ मैं पृथ्वी की, ये हमारी मान लिया पृथ्वी है, और पृथ्वी कैसी है, एक गोलाकार आकृति का एक गोला है ना, चालक आप इसको कह सकते हो, क्योंकि इसके अंदर क्या है वोल्टेज जो प्रवाहित होते हैं। त्रिज्या पृथ्वी की होती है, आप सभी जानते हो आर का मान कितना, पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है वो 6400 किलोमीटर होती है। आप सभी लोग जानते हो, इसको कब पढ़ कर आए थे 11th क्लास के अंदर, जब आपने ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ा था, उस गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर के अंदर या उस यूनिट के अंदर आपने पृथ्वी की त्रिज्या देखी थी R = 6400 किलोमीटर। अपन देखो जब भी कभी काम करते हैं फिजिक्स के अंदर, किसी भी फॉर्मूला के अंदर जब भी हमें मान रखना होता है, तो हमेशा हम जो भी मान होता है उसको किलोमीटर में नहीं रखते, उसको मीटर में रखते हैं। और किलो को मीटर में बदलने के लिए आप सभी जानते हो किससे गुणा करते हैं, 1000 से गुणा करते हैं। अब देखना R बराबर, मैंने देखो क्या लिख रहा हूँ मैं इसको, 1000 जो आएगा, 1000 का मतलब कि 10⁻3, 10⁻3 तो वो है ही, साथ ही साथ 2 0 ये उसके अंदर और ऐड कर दो, 10⁻5 हो जाएगी। एक और क्या कर रहा हूँ, पॉइंट जो वो 6 और 4 के बीच में जब लगाऊंगा तो पावर 6 0 हो जाएगी, या 10⁻6 हो जाएगी। तो 6.4 × 10⁻6 मीटर, ये क्या आ गई पृथ्वी की त्रिज्या का मान हमने मीटर में लिख लिया। ऊपर वाला मान था किलोमीटर के अंदर, हमने अब इसको लिख लिया है आर का मान मीटर के अंदर। ये हमारे लिए आर का मान है। अब चूंकि देखो पृथ्वी कैसी है, गोलाकार है, और गोलाकार आकृति के लिए धारिता का जो सूत्र है वो हमने अभी अभी देखो डिराइव किया, क्या है, C = 4πε0r। अब इस सूत्र के अंदर हम लोग देखो सारे के सारे मान रखते हैं और पृथ्वी की जो धारिता है उसको ज्ञात करते हैं बड़े आराम से, बड़े फटाफट तरीके से। 4 है, पाई का मान 3.14 रख देंगे, एप्सिलॉन नॉट का मान आप लोग सभी जानते हो 8.85 × 10⁻12, 8.85 × 10⁻12, और r का जो मान है अभी भी हमने देखा है कितना, 6.4 × 10⁻6। चूंकि हमने सारे मान रख दिए तो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट से। मुझे इसका मान याद हो चुका है और आपको भी आज से याद रखना है। कितना आएगा, 711 711, और 10 की घात देखो कितनी आ जाएगी, यहाँ से देखो 10 की घात -12 तो ये, और प्लस की 6 ये, तो आप घटाओगे तो 10 की घात -6 बचेगी, -6। और चूंकि धारिता है तो धारिता का मात्रक क्या होता है, फैरेड, अभी भी हमने बात करी है। अब देखो 10 की पावर -6 को अभी भी मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया था, माइक्रो लिखते हैं, तो उसको मैं लिख देता हूँ C = 711 माइक्रो फैरेड। यानी इतने बड़े गोले, पृथ्वी जितने बड़े गोले की धारिता जो है वो माइक्रो फैरेड के अंदर आ रही है, तो आप लोग कल्पना करके देखो फैरेड तो कितना बड़ा मात्रक होगा। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं व्यवहारिक जीवन के अंदर 1 फैरेड जो धारिता है वो संभव नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी गोली पृथ्वी है, इतना बड़ा गोला है, इसकी खुद की धारिता माइक्रो फैरेड के अंदर आ रही है, तो फैरेड तो भाई बहुत बड़ा मात्रक है, बहुत बड़ा मात्रक है। अब देखना ये जो कैपेसिटर है इसको अंदर से खोल के मैं क्यों दिखा रहा हूँ, उसका कारण भी यही है। हम लोग धारिता बढ़ाएंगे क्योंकि देखो हमें बड़ा कैपेसिटर चाहिएगा, क्योंकि देखो ये जो है 4 माइक्रो फैरेड का कैपेसिटर है, जिसको हम जनरली हमारे जो कूलर होते हैं ना उनके अंदर लगाते हैं। एक मेरे पास देखो 2 माइक्रो फैरेड का भी कैपेसिटर है, ये रहा, ये बजाज का है 2 माइक्रो फैरेड का, जिसको हम लोग हमारे पंखों के अंदर यूज़ करते हैं। और इससे बड़े बड़े कैपेसिटर आते हैं जिनको कि बड़े बड़े जो पंप्स होते हैं उनके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं। जो इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर हमारी जो मशीनें होती है उसके अंदर हम और बड़े कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। अब इसको खोल के दिखाने के पीछे मेरा औचित्य क्या है, दिखने में भले ये डिवाइस हमको बहुत ही छोटी सी दिख रही हो, सेल जितनी सी दिख रही हो, लेकिन इसके अंदर जो मेटल है ना, जो चालक पदार्थ इसके अंदर है, उसकी लेंथ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वो लेंथ देखना आप कितनी बड़ी होती है, आप लोग कल्पना नहीं कर सकते अगर आपने आज से पहले इसको खोलकर नहीं देखा है। और अगर खोल के देखा तो बहुत अच्छी बात है, खोल के देखना चाहिए। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया भी था कि मैं तो बचपन से ये चीज़ें खोलने में लगा, मेरे को शौक है काफ़ी।
अब देखिए प्रैक्टिकल वे के अंदर चलते हैं, हम बात करेंगे देखो संधारित्र की। थोड़ा सा जो थ्योरेटिकल पोर्शन है जो कि आपको जानना जरूरी है वो बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग पूरी तरीके से इस वीडियो को प्रैक्टिकल वे के अंदर लेके जाने वाले हैं और इस कैपेसिटर को खोलकर इसको प्लग इन करके क्या इसके अंदर काम होता है, कैसी क्रिया प्रणाली होती है, सब कुछ समझेंगे। थोड़ा सा मैं आपको जो थ्योरेटिकल इसका वे है उसकी जानकारी दे देता हूँ यहाँ पे, ताकि प्रैक्टिकली हमारे समझने में इसको आसानी हो जाए। देखो कैपेसिटर के अंदर एक्चुअल में होता क्या है, जब मैं इसको खोलूंगा तो इसके अंदर आपको पतली पतली धातु की बहुत ही पतली पतली स्ट्रिप्स दिखेंगी, जिसको हम प्लेट बोलते हैं, चालक प्लेट। मान लिया हमारे पास कोई एक चालक प्लेट है इस प्रकार से, और मैंने क्या कर दिया, इसको धनावेशित कर रखा है, यानी इस पूरी प्लेट के ऊपर मैंने इसको कैसा आवेश दे दिया, धनावेश दे दिया। यानी इधर भी इसके प्लस है प्लस है प्लस है प्लस है, पूरी के ऊपर प्लस ही है, मतलब तो दोनों साइड होंगे प्लस। तो ये धनावेशित कोई चालक पट्टिका है। मैं क्या कर रहा हूँ, ये पहला कैसा है, ऐसे मेरे पास कोई पट्टिका है, मैंने क्या किया, इस पट्टिका को लिया क्योंकि इसके ऊपर सारी का प्लस 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 चार्ज है, इस साइड मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है ना, आपको ये समझना है दोनों इसके प्लस चार्ज है। अब देखना ये तो चालक पट्टी है, सॉरी आवेशित पट्टी है। अब इसके पास में एक दूसरी पट्टी जो लेकर आऊंगा वो है तो चालक ही, लेकिन उसके ऊपर किसी प्रकार कोई आवेश नहीं है, यानी एक अनावेशित चालक पट्टिका मैं इसके पास लेके आ रहा हूँ। देखना जैसे मैं कोई दूसरी पट्टी इसके पास लेके आऊंगा तो प्रेरण के कारण, आपको याद होगा जब मैंने आपको पहली आवेश के बारे में वीडियो पढ़ाई थी तो उसके अंदर हमने बात की थी प्रेरण द्वारा आवेशन की। जब भी किसी चालक के पास दूसरी कोई चालक वस्तु लेके आते हैं तो प्रेरण के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर कुछ आवेश का स्थानांतरण हो जाता है, जिसको हम प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं ना। एक्चुअल के अंदर यहाँ पे स्थानांतरण नहीं होगा, केवल प्रेरण होगा। तो देखना प्रेरण किस प्रकार से होगा, ये जो आपकी पॉजिटिव वाली साइड है इसकी तरफ ये जो आपकी दूसरी पट्टी है, यहाँ पर माइनस जो चार्ज है वो आकर्षण के कारण आकर जमा हो जाएंगे। यानी ये जो पट्टिका जो पहले किसी प्रकार का इसके ऊपर आवेश नहीं था, अब क्या हुआ, जो इसका ऋण आवेश है वो सारा का सारा इस साइड आके एकत्रित हो गया, और जो उसका धनावेश है वो दूसरी साइड रह गया। भाई पहले उदासीन थी, उदासीन होने का मतलब क्या है, इसके अंदर जितने धनावेश थे उतने उसके अंदर ऋणावेश थे। अब ऋणावेश तो क्या हुआ भाई, इस धनावेशित पट्टी के कारण आकर्षित हो गए, इस साइड आ गए, और जो धनावेशित है, जो धनावेश है वो इस धनावेशित पट्टी से प्रतिकर्षित होकर इसके दूसरी तरफ चले गए। अब देखना मैं क्या कर रहा हूँ, जैसा हमने पहले चैप्टर के अंदर किया था सेम टू सेम वही काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। इसकी इस साइड को मैं क्या कर रहा हूँ, भू संपर्कित कर देता हूँ। तो जैसे मैं इसको भू संपर्कित करता हूँ तो इस साइड के जितने भी धनावेश हैं वो सारे के सारे कहाँ चले जाएंगे, पृथ्वी के अंदर चले जाएंगे, और इस साइड कोई भी आवेश शेष नहीं बचेगा। इसका मतलब जो फाइनल हमारा उत्तर होगा या फाइनल हमारा जो यहाँ से मॉडल बनेगा वो क्या बनेगा, ये हमारी पहले वाली पट्टिका जिसके ऊपर इस साइड में केवल और केवल धनावेश थे, और ये हमारी दूसरी वाली पट्टिका जिसके ऊपर इस साइड केवल और केवल ऋणावेश थे। अब जो पहले धनावेश इस साइड में थे वो सारे के सारे वो तो जा चुके पृथ्वी के अंदर, तो इस साइड अब कोई आवेश नहीं बचा, लेकिन इस साइड प्लस चार्ज, इस साइड माइनस चार्ज है। यानी अब हमारे पास दो ऐसी पट्टिकाएं बन गई जिसके एक तरफ तो है धनावेश और दूसरी तरफ क्या है, ऋणावेश। इस प्रकार से धनावेशित और ऋणावेशित पट्टिकाओं का जो एक समूह बन गया, यही हमारे लिए किसका काम करेगा, संधारित्र का काम करेगा। संधारित्र का देखो जो सिद्धांत है वो क्या कहता है, संधारित्र का सिद्धांत छोटा सा है, इतना सी बात कहता है, किसी भी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता को बढ़ाना, ये इसका काम होता है। अब आपका जो संधारित्र है पंखे के अंदर जो आप लगाते हो या कूलर के अंदर आप जो लगाते हो, किसी मोटर के अंदर आप लोग इसको लगाते हो, तो इसका आकार जो ना आप जब दुकान से लेके आते हो तो भी इतना ही बड़ा होता है, और जितने दिन ये चलता है, जितने इसकी लाइफ होती है, जितने दिन ये चलेगा तब तक इसका आकार हमेशा इतना ही रहेगा। यानी इसके आकार में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, लेकिन इसके अंदर हमने क्या किया, प्रेरण के द्वारा इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न कर दी जिससे इसका विभव जो ना V का मान, इन दोनों प्लेटों का जो विभवांतर है या इनके मध्य जो विभवांतर है उसको हम लोग कम कर देते हैं। कम कैसे करते हैं, जैसे आपको भू संपर्कित करके यहाँ पे दिखाया, ठीक इसी प्रकार से इनके अंदर भी इनकी अपनी एक मैकेनिज्म होती है, उसके द्वारा हम इसको भू संपर्कित करते हैं, और सारा जो एक साइड आवेश होता है वो हम पृथ्वी को स्थानांतरित करके विभव के मान में कमी कर देते हैं। जब विभव के मान में कमी हो जाएगी तो देखना आपने फॉर्मूला पढ़ा था C = Q/V। ये देखो V जो है वो बट्टा में आ रहा है,
बट्टा वाली संख्या जितनी ज़्यादा होगी ना, यानी जितनी बड़ी संख्या का हम लोग भाग लगाएंगे तो प्राप्त होने वाली संख्या उतनी छोटी होगी। लेकिन अगर अपन इस भाग लगने वाली संख्या को छोटी कर दें, यानी v का मान अगर हम कम कर देंगे तो छोटी संख्या का भाग लगने पर जो प्राप्त हमारे पास उत्तर होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, यानी हमारी धारिता का मान भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हमारी इस धारिता के मान को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, संधारित्र का उपयोग करते हैं। संधारित्र का सिद्धांत क्या कहता है कि भैया v का मान कम कर दो, ऑटोमेटिकली आवेश तो उतने रहेंगी, धारिता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये है संधारित्र का सिद्धांत। तो फटाफट अब इस संधारित्र की हम लोग बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल वे के अंदर। तो अभी देखना मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये हमारा जो कैपेसिटर है वो है 4 माइक्रोफैराड का। इसके जो दोनों वायर है ये मैंने चूंकि यहाँ से पिल ऑफ कर लिए हैं। अब इसको हम लोग प्लग इन करने जा रहे हैं। पहले बता देता हूँ ये रिस्की हो सकता है, आप में से कोई भी इसको घर पे ट्राई न करें, ठीक है। मैं इसको कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए केवल। देखिए जैसे मैंने इसको प्लग इन किया तो कुछ चिंगारें यहाँ से उत्पन्न हुई। अब देखना ये जो हमारा संधारित्र है इसको हमने कर दिया है चार्ज। जब भी हम इसको देखो प्लग इन करेंगे तो हमारा जो काम होगा इसके अंदर वो क्या होगा, इसको चार्ज करने का। अब ये चूंकि संधारित्र चार्ज हो रखा है, अब जैसे मैं इसके दोनों वायर्स को टच करता हूँ तो देखिए आपके सामने क्या होगा, तो यहाँ पर ये कुछ मैकेनिज्म होती है इसकी। अभी इसको देखो फटाफट देखते हैं इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर की जो पूरी मैन्युफैक्चरिंग है वो किस प्रकार से होती है, उसको देखो डिटेल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी भी आपने उस संधारित्र की आंतरिक संरचना को जाना, और वो जो देखो प्लेटें मैं आपको बात कर रहा था यहाँ पर कुछ इस प्रकार का मैटर जो है संधारित्र के अंदर निकला था। अब इसकी देखो विवेचना करते हैं हम लोग कि किस प्रकार से ये मैटर काम करता है। तो देखो ये जो आपको बहुत ही पतली सी पन्नी टाइप में दिख रहा होगा, एक्चुअल में क्या है, एल्यूमिनियम की बहुत ही पतली जो शीट है ना, ये सीट की बात करें, बहुत ही पतली सी देखो शीट होती है जो कि यहाँ पर आप लोग अंदर, चूंकि यहाँ पे कैमरे के माध्यम से तो स्पष्ट रूप से दिख नहीं पाएगा, लेकिन जब भी आपको कभी मौका मिले तो खराब जो है आपको कैपेसिटर वो आपको लेना है। और देखो ऐसे में हालांकि सलाह तो नहीं देता, क्योंकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो ये बहुत ही घातक भी हो सकता है, 440 वोल्ट का झटका इससे मिल सकता है। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। यूट्यूब पे आपके पास बहुत सारे ऐसे चैनल आपको मिल जाएंगे जो कि इसको प्रैक्टिकली दिखाते भी हैं। मैंने केवल आपको छोटा सा शॉर्ट इसका इंट्रो जो वो दिया है। अब यहाँ पे देखो होता क्या है, ये एल्यूमिनियम की बहुत ही पतली पतली 2 प्लेटें होती है जिनको बीच में प्लास्टिक की टेप टाइप में आप उसको मान सकते हो। एक साइड दूसरी पन्नी शीट है एल्यूमिनियम की, यहाँ पर एक दूसरी शीट है। करते क्या है हम लोग, इसको उसके अंदर फोल्ड करके जो 2 टर्मिनल्स होते हैं, जो कि आपको मैंने वीडियो के अंदर इसको निकालते समय आपको दिखाए थे, 2 वायर उससे जोड़कर हम लोग निकाल देते हैं। देखो ये एक तो मैंने ओपन कर लिया, तो दूसरा कैपेसिटर है 4 माइक्रोफैराड वाला, ये मेरे पास बच रहा है। तो जो दोनों वायर है वो हमने बाहर निकाल लिए। अब होगा क्या कि जैसे हम इसको प्लग इन करते हैं, हमारी किसी मशीन में लगाते हैं, तो यहाँ से क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण इसके अंदर होता है। अब चूंकि जो हमारा चालक है, अब देखना एक चीज़ और मैं आपको चूंकि बताने वाला था ना अभी थोड़ी देर पहले, पृथ्वी वाला मैं एग्जांपल दे रहा था, तो मैं आपको कहने वाला वहाँ पे कह रहा था कि आपको कुछ इसी से जोड़कर मैं इसको खोल के दिखाने वाला हूँ। तो इतना बड़ा देखो आपने देखा, ये जो स्ट्रिप है इसकी लंबाई बहुत बड़ी होती है। कारण आप लोगों ने देखा जब इतनी बड़ी पृथ्वी की धारिता ही माइक्रोफैराड के अंदर है, तो ये जो इतनी पतली सी पन्नी है इसकी लंबाई हमें बहुत बड़ी लेनी पड़ेगी। जब हम इसकी लंबाई को बड़ा लेंगे ना, तभी तो हम इसके अंदर 4 माइक्रोफैराड को स्टोर कर पाएंगे। भाई इतनी बड़ी पृथ्वी 711 माइक्रोफैराड को अगर कैरी कर सकती है या स्टोर कर सकती है, कैपेसिटेट कर सकती है, तो इतना छोटा सा अगर कोई कैपेसिटर हो, उसको 4 माइक्रोफैराड का बनाने के लिए हमें इसकी लेंथ जो वो इतनी बड़ी लेनी पड़ती है। तो ये तो था इसके अंदर की आंतरिक बातें। अब देखो कुछ और बातें इसके बारे में हम लोग कर लेते हैं। संधारित्र के बारे में हमने देखो धारिता को जाना सबसे पहले, इसके मात्रक को जाना, फैराड को जाना, माइक्रोफैराड मिलीफैराड के बारे में हमने बात करी। उसके बाद एक क्वेश्चन हमने देखा और संधारित्र को मैंने आपको यहाँ पर खोल के बताया। अब देखो संधारित्र के प्रकार होते हैं। संधारित्र जो आपको मैंने अभी दिखाया था, ये आपको एक बेलनाकार आकृति का दिख रहा है ना, ये इसका वक्र पृष्ठ है और ये 2 इसके वृत्तीय पृष्ठ है। तो ये तो बेलनाकार आकृति का संधारित्र है। लेकिन क्या सारे संधारित्र इसी प्रकार के होते हैं? बिल्कुल नहीं।
संधारित्र टोटल अपन माने ना मोटा मोटे 3 प्रकार के होते हैं। ये आपके सामने है बेलनाकार संधारित्र। इसके अलावा आपकी बुक के अंदर देखो इमेजेस भी शायद देनी होनी चाहिए, और मैं साथ में वीडियो भी डाल दूंगा जब हम लोग इसकी बात करेंगे। एक होता है गोलीय संधारित्र और एक होता है समांतर पट संधारित्र, पैरेलल प्लेट संधारित्र कैपेसिटर होता है, जिन तीनों की हम लोग आगे वाले वीडियो के अंदर डिस्कशन डिटेल से करेंगे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो लेंथ जो है वीडियो की वो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, और अब इतनी गर्मी के अंदर मेरा भी मन देखो इतना ज़्यादा भर चुका है, और आप लोगों का जो प्यार है वो इतना कम आता है, तो फिर वही इंटरेस्ट तो मेरा बनता है वैसे भी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर आप लोग जो अपना प्यार है वो बड़ी कसकर जमकर तरीके से देंगे, ताकि अगली जो वीडियो की बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों में लेकर आऊँ। और इसी प्रकार की जो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स है वो भी यदि आप लोगों को प्राप्त करने हैं हर टॉपिक से संबंधित, तो भी आप नीचे कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं आपको प्रैक्टिकली हर एक चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकूँ, बशर्ते आप लोग उतना जो प्यार है वो इस वीडियो पर बरसाओ। ठीक है, लेता हूँ अलविदा, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।